मगर बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद ये सवाल अपनी जगह बरकरार था कि वो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। मगर फिर मुल्क में ये बहस शुरू हो गई कि आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं बताई गई, इसलिए नवाज शरीफ कितने अरसे के लिए नाअहल होंगे। इस सवाल का जवाब भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अप्रैल 2018 को जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस उमरता बंदियाल, एजाजुल एहसन और सज्जाद अली शाह ने एक मुत्तफिका फैसला जारी किया और इस फैसले ने पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को मजीद बदल दिया। यह फैसला आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक था और जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर यह करार दिया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स ताहयात नाअहल रहेगा, यानी उसकी सियासत में वापसी कभी मुमकिन नहीं होगी। अप्रैल 2018 के फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 62(1)(f) रुकने पार्लियामेंट की सदाकत, अमानत और दयानत के तायुन से मुताल्लिक है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी शख्स के खिलाफ अदालती हुक्म हो कि वो सादिक और अमीन नहीं तो वो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता। आइन में जहां नाअहली की मुद्दत का तायुन ना हो वहां नाअहली ताहयात समझी जाती है। और अप्रैल 2018 के फैसले सुनाने से पहले जस्टिस साकिब निसार ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अवाम ऐसे लीडर्स के मुस्तहिक हैं जिनका किरदार अच्छा हो। और दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले से चंद माह पहले वो इमरान खान को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे चुके थे। यानी साकिब निसार ने न सिर्फ इमरान खान को सादिक अमीन करार दिया बल्कि नवाज शरीफ के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। यूँ नवाज शरीफ की पार्लिमानी सियासत खत्म हो गई। मगर दिलचस्प बात यह है कि पनामा केस में नाअहल होने के बाद जब नवाज शरीफ का पार्लिमानी सफर उस वक्त खत्म हुआ तो नून लीग ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया। लेकिन फिर फरवरी 2018 को सेनेट इलेक्शन से पहले ही जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने यह करार दे दिया कि आर्टिकल 62 के तहत नाअहल होने वाला शख्स पार्टी का सदर भी नहीं बन सकता। इसका फैसला खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तहरीर किया और लिखा कि पार्टी सरबराह की अहलियत के लिए भी वही कवानीन लागू होंगे जो रुकने पार्लियामेंट के लिए होते हैं। उसे भी 62-63 की शर्त पर पूरा उतरना जरूरी है। जो शख्स बादशाह बनने के लिए नाअहल हो उसे किंग मेकर बनने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। नाअहल शख्स का इंतखाबी अमल से गुजरे बगैर पपेट मास्टर के तौर पर सियासी ताकत इस्तेमाल करना आइन से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। यूँ नवाज शरीफ को साकिब निसार ने पार्टी सदारत से भी हटा दिया और करार दिया कि उनकी तरफ से भी पार्टी सदर की हैसियत से जो फैसले लिए गए हैं वो कलअदम हो जाते हैं। इस तरह नवाज शरीफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए जो टिकट दिए थे उनकी भी कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई और फिर नून लीग के सेनेट के उम्मीदवार पार्टी सतह पर नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए। मगर मामला सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली तक महदूद नहीं था बल्कि जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के अहम रहनुमा एक के बाद एक करके नाअहल होते चले गए। फरवरी 2018 में नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी को तौहीन अदालत के केस में नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन से 1 माह पहले जून 2018 में नून लीग रहनुमा दानियाल अजीज की तौहीन अदालत केस में नाअहली हुई। फिर अगस्त 2018 में नून लीग के एक और रहनुमा तलाल चौधरी को भी तौहीन अदालत के केस में नाअहल कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, 2018 के आम इंतखाबात के बाद नून लीग के 2 सेनेटर्स शाहिद खान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी और सेनेटर हारून अख्तर को दोहरी शरीयत की बुनियाद पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नाअहल कर दिया। अब जहां 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में नून लीग के रहनुमा नाअहल हो रहे थे, वहीं साकिब निसार चीफ जस्टिस की हैसियत से इलेक्शन के महीने में यानी जुलाई 2018 को तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेख रशीद के साथ रावलपिंडी के अस्पताल का दौरा कर रहे थे और साकिब निसार के इस कदम को नाकदीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शेख रशीद की इलेक्शन मुहिम करार दे रहे थे। इसके अलावा भी साकिब निसार का इमरान खान और उनकी जमात के साथ गठजोड़ बार बार जाहिर होता रहा। उन्होंने डैम फंड बनाने का ऐलान किया, मुल्क से बाहर फंड रेजिंग के लिए गए तो इमरान खान के दोस्तों के साथ फंड रेजिंग करते, खाने खाते नजर आए। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद थे और ये साकिब निसार ही थे जिन्होंने बनी गाला को रेगुलराइज किया, ग्रैंड हयात बिल्डिंग के खिलाफ अपील खारिज कर दी। एक तरफ लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे पर काम रुकवा दिया और तहकीकात का हुक्म दे दिया तो दूसरी तरफ पिशावर BRT पर इल्जामात लगे तो इदारों को तहकीकात से रोक दिया। पंजाब में PKLI जैसे इदारे पर काम रुकवा दिया। जैसे साकिब निसार मुल्क की आला तरीन अदालत को एक सियासी जमात के खिलाफ और दूसरी के हक में इस्तेमाल करते करते रिटायर हो गए। और फिर अब से कुछ दिन पहले जैसे साकिब निसार के बेटे की ऑडियो सामने आई कि कैसे वो तहरीक इंसाफ के MPA के टिकट के लिए अपने वालिद को क्रेडिट दे रहे हैं और दूसरी ऑडियो में टिकट के बदले 1 करोड़ 20 लाख रुपए से कम ना लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी, ये आपके एफर्ट्स सारे रंग ले आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना क्या होगा? अभी टिकट पे छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इस पे लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली, क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। व्हाट्सएप देखो।
हाँ, ये अबूजर ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं, ये अबूजर ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा ऐसे। क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके, क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन दैट डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि भाई यार उजैर, मतलब कि मेरे इतना इशू कोई नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। वजन जबान हुई हुई है ना, मैं तो नहीं होती जबान। तुम तो मेरे लिए तुम वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके, बताता हूँ। मैं बड़ा डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। क्या तो वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके, तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके, चल बाय। मुल्क में करप्शन के खिलाफ एहतसाब का नारा लगाकर जो खेल शुरू किया गया था उसका ये नतीजा सामने आ रहा है और अब एक एक करके सब एतराफ़ कर रहे हैं। आम बात ये भी है कि पनामा केस में 436 नाम आए थे मगर सज़ा अब तक सिर्फ शरीफ ख़ानदान को मिली है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि मिसाल तो ये भी है कि 436 अफराद में से ख़ानदान को अलग करके केस चलाया गया। हमने सितंबर 2018 में अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी शहजाद अकबर के सामने जब ये सवाल रखा था कि पनामा लीक्स में शरीफ ख़ानदान के साथ जिन दीगर पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, तो शहजाद अकबर का कहना था कि बाकियों के खिलाफ भी फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। पनामा पेपर्स में और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई, तकरीबन 450 नाम थे, मगर एक शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ केस आगे बढ़ा। बाकियों का क्या हुआ, तो वो तो डिटेल्स सामने हैं। उनके असासे देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने FBR में डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, टैक्स पे किया या नहीं किया, किस तरीके से वो पैसा बाहर लेके गए। ये काम तो तेज़ी से हो सकता है। जी बिल्कुल, जो आज कैबिनेट को मैंने ब्रीफिंग भी दी इस मामले के ऊपर, उसमें ये दो चीज़ें टारगेट करके बताई गई हैं कि पनामा के अंदर जितने नाम आए हैं और पैराडाइज लीक्स के बाद उस पर हुई थी पनामा के बाद, उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के नाम हैं, तो उन तमाम केसेस को दोबारा से असर-ए-नो ये यूनिट देखेगा। ये क्या बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं हो सकता? असासा, पनामा या पैराडाइज लीक्स ने बता दिया, FBR के डेटा फौरन देखिए कि वो डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ और कानूनी तौर पर गया है या नहीं गया, क्योंकि इस पर काम हुआ नहीं बिल्कुल भी शरीफ खानदान के अलावा, तो ये फौरी तौर पर काम नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फौरी तौर पर होगा। और मगर इसके बाद भी 3.5 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और 3.5 साल तक आवाम को ऐसी कहानियाँ बताई गई, लेकिन पनामा स्कैंडल के हवाले से कोई नई चीज़ सामने नहीं आई और ना ही किसी को कटहरे में खड़ा किया गया। इस तरह मुल्क में करप्शन और एहतसाब का नारा लगाकर इस मुल्क को तबाह किया गया, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ के जरिए किया गया और आज मुल्क में सब कुछ भुगत रहा है। मगर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, जैसे साकिब निसार, जैसे आसिफ सईद खोसा और दीगर रिटायरमेंट के मज़े ले रहे हैं, कोई अभी तक तनख्वाहें भी ले रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं।